पीजी करा है। और मैम जो है पिछले 23 साल से क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले मैं क्लिनिकली काम कर रही हूँ। 18 साल का मैम का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है। 4 बुक पब्लिश हो गई है मैम की। और मैम की एक स्पेशलाइजेशन ये है कि उन्होंने ब्लाइंड बच्चों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए एक ब्रेल विधि पे एक बुक भी पब्लिश करी है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हेतल दवे मैम को। हेतल मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं नीति जी? जी जी जी, अलाउड है जी आपको। मैम, प्लीज मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ हो रही है डॉक्टर साहब, बस इसको आप उस पे कर दो, स्लाइड शो पे। अच्छा जी। पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा फिर। हाँ जी, एक मिनट। जी। मैं थोड़ा सा जैसे किसी को चेहरा देखूंगी ना वैसा, तो थोड़ा ठीक रहेगा। वो बिल्कुल स्क्रीन ही देखती है ना, तो थोड़ा बोलने में असुविधा होती है। थोड़ा सा ऐसे ही रखूंगी तो चलेगा क्या? नहीं, आप ऐसा है ना, आपको तो आप दिखेंगे सबको साइड में। नहीं, मुझे आप दिखने चाहिए, मैं आपको ना दिखूं तो चलेगा? छोटागढ़ भी दिखने चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप नहीं नहीं नहीं, तो हाँ वो मैं क्या है कर कि दूंगा ना उसका तो हाँ जी इलाज। मैं जी। वो साइड में कर दूंगा सबको। अच्छा जी, मैं करती हूँ फिर, क्योंकि मुझे ये है ना देखिए आ गया। कोई ना दिखे तो थोड़ा ठीक नहीं है। नहीं, आपको दिख रहा है अब? एक मिनट, मैं पहले फुल शेयर कर हाँ, रही आप हूँ। फुल स्क्रीन में डाल दें पहले। हाँ जी, मेरा फुल हो गया ये। नहीं, हमारी आपको? तरफ नहीं हुआ। अभी फुल नहीं अच्छा हुआ ये, मेरा। अच्छा हमारे पास तो यहाँ तो मैंने फुल, मेरे स्क्रीन पे वही दिख रहा है। एक बार और क्लिक कर लीजिए आप इसको। हुआ अब? नहीं डॉक्टर साहब, ये अच्छा एक्चुअली मेरे, आपने जो है ना इसको थोड़ा सा वो किया हुआ है, जूम किया हुआ है। एक जूम मिनट। कम कर दीजिए और अब कीजिए। अब ठीक है? नहीं अभी भी हाँ, नहीं। चलिए आप ऐसा ही करिए, वो हो नहीं रहा है उससे, मुझे लग रहा है कुछ अच्छा नहीं, टेक्निकल मेरे प्रॉब्लम। पास तो यहाँ तो वही हो गया सारा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई यहाँ नहीं, तो आप करिए आप आराम। जी। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? हाँ जी हाँ जी। जी। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं समझती हूँ कि आज के व्याख्यान के बाद जो आप में से बहुत सारे विद्वान लोग और कुछ ही स्कॉलर्स हैं, तो मैं स्कॉलर को ही संबोधित करके बोलना चाहूंगी, क्योंकि विद्वानों से तो मैं भी अंत में जो प्रश्न उत्तर सेशन रहेगा उसमें मैं अपना भी ज्ञानवर्धन करूंगी। तो मैं जो अपने स्कॉलर्स है और जो नए चिकित्सक है उनको संबोधित करके और विद्वजनों को प्रणाम करके मेरे जो एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हमें वंध्यत्व की ट्रीटमेंट के लिए, वंध्यत्व का चिकित्सकीय एस्पेक्ट को हमें लेना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं जो एक पॉइंट आपको कहना चाहूंगी कि बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनका हमें कहीं ना कहीं ऐसे रहता है कि ये तो पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए था, अब तक पहले वाले डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट चलाई है। तो ऐसा पॉइंट्स भी मैं सबके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि एक ही हम में से जो बहुत सारे चिकित्सक हैं वो उनको पता ही है कि एक ही ट्रीटमेंट सभी के लिए लागू नहीं होती है। हमें पुरुषम पुरुषम वीक्ष के माध्यम से बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव करने पड़ते हैं। तो उन बदलावों को हम किस तरीके से अप्लाई करें और उन लैक्यूना को कैसे ढूंढे कि कहाँ कहाँ हमारी दिक्कत हो सकती है। और मैंने ये देखा अपने जीवन में कि जो पुरानी प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन थी वही मैंने चालू रखी, मगर मैंने कुछ बदलाव कर दिए जीवन में,
उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी। मैनेजमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी, जिसमें हम इस लेक्चर के माध्यम से वी कैन क्रिएट द इंटरेस्ट इन द आयुर्वेदा प्रैक्टिस, डेवलप zeal and enthusiasm, revise some principles to make the clarity and the understanding behind the concept. ये हमारा उसका रहेगा जिसके माध्यम से हम अच्छी तरीके से इसको समझ सके। तो आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल जो है उसको हम अगर देखें, जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, नो डाउट जब मैंने चिकित्सा की शुरुआत की थी तब इसमें बहुत सारा कमी भी थी, कुछ कुछ इजाफा, कुछ कुछ बढ़ोतरी इसमें होती गई समय के साथ साथ। तो यहाँ मैं आप सबसे उन बातों को शेयर कर रही हूँ कि जैसे पहला मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट 3 डेज, पहला, दूसरा और तीसरा दिन, रजस्वलाचर्या, मैंने बहुत सारे चिकित्सक को बहुत सारे जगह पत्र पत्रिकाओं में, पीयर रिव्यू जर्नल्स में इनको पढ़ा है कि हाँ रजस्वलाचर्या बतानी चाहिए, मगर रजस्वलाचर्या कैसे बतानी चाहिए, कहाँ हम उसका मॉडिफाइड रूप भी बता सकते हैं, कहाँ एज इट इज बता सकते हैं, स्वस्थ में रजस्वलाचर्या बताई तो क्या, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जैसे देखो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे इंसिडेंट बढ़ रहे हैं और वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा को लेके अपने जीवन के प्रारंभिक समय में महिला या बालिका अध्ययन में रत रहती है और उनके मैरिज की जो एक आयु है उसको अबाउट 28, 27, 29 यहाँ तक तो पढ़ाई चल जाती है एमडी पूरे करते करते, अगर हमारे फील्ड की बात करें। तो दूसरे फील्ड में भी अपना मुकाम बनाना, उसके बाद वो जीवन की शुरुआत करती है। तो मैं समझती हूँ कि रजस्वलाचर्या बिना इनफर्टिलिटी भी हम यहाँ जो अभी 47 के आसपास जुड़े हुए लोग हैं, सभी को अगर हम समाज में ये चीज बताने की शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद के तरफ से इनफर्टिलिटी के उसमें और शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक रखने के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो रजस्वलाचर्या 1 से 3 दिन, चौथे दिन से 10वें दिन तक एक रेजिम बताया है, वो हम देखेंगे। वो बताया है चरक संहिता शारीर स्थान 8वां अध्याय जाति सूत्री अध्याय, जहां जाति मानी जन्म से लेकर सारी जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन सारों का वहां वर्णन किया गया है। हम जैसे जानते हैं श्रृंगाटक बहुत अच्छा यूट्राइन टॉनिक है और एबॉर्शन को प्रिवेंट करता है, इजी अवेलेबल है, कुछ सीजन में उसका फल ही मिल जाता है और बाकी श्रृंगाटक का जैसे आटा मिल जाता है जो हम अपने एकादशी का व्रत और ऐसे व्रतों में हम खाते हैं। और यहाँ हम बहुत पेशेंट ओबेस नहीं है, बहुत ओबेस है तो हम उसमें कुछ मॉडिफाइड कर सकते हैं, मगर ओबेस नहीं है तो वहां श्रृंगाटक का हलवा अप्रोक्सीमेटली 30 या 40 ग्राम जितना हम उसको आराम से दे सकते हैं और उसमें अच्छा रहता है। मुनक्का 8 नग, 8 आयुर्वेद में बहुत अच्छा ऑस्पिशियस नंबर बताया, तो इसलिए 8 सिलेक्ट किया है। सुबह 8 शाम को 8 ऐसा भी किया जा सकता है, मगर ऑल ओवर 8 नग अच्छे रहेंगे। तो बीज निकालकर मुनक्का, फलों में धी बेस्ट है और मन आह्लादकर है और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मॉडर्न के अनुसार भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सेंधा नमक जो सामान्य हम जो भोजन बनाते समय जो नमक प्रयोग करते हैं उसके सिवाय उसको सेंधा नमक का प्रयोग किया जाए। कमल ककड़ी जो राजस्थान में कमल ककड़ी बोलते हैं या कमल की डंडी है ना, उसका जैसे अपनी एक जो सब्जी है भिंडी उसी की तरह उसमें छेद होते हैं, तो वो चरक संहिता सूत्र स्थान में नित्य सेवनीय नहीं बताई, मगर उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं, तो उसको मैंने वीकली ट्वाइस ओनली कमल ककड़ी का सब्जी या सूप तो वो लेना है। और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी एक जैसे कई बार कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आती, मीन्स उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, तो वहां हम दूसरी सब्जी या सूप के साथ उसको मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो वो वीकली सिर्फ 2 ही बार देनी है। इसके साथ बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग, जिससे हमें सामान्य हेल्थ भी पता चलेगी और बहुत ज्यादा ओलिगोमेनोरिया का पेशेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उसका ओवुलेशन डे को भी 3 साइकिल का अगर हम साथ में बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग लेके मीन भी निकाल सकते हैं। कई बार पति पत्नी अलग अलग जगह पे सर्विस में है तो किन दिनों में छुट्टी लेके
मिड डेज, मोस्ट फर्टाइल डेज एंड फेवरेबल डेज को सब डिसाइड करके भी हम वहां उसका उपयोग कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सौमनस्य गर्भधारणा नाम, है ना, कि जहां मन की प्रसन्नता गर्भ धारण करने में सहायक होती है। तो मैं समझती हूँ कि चरक संहिता सूत्र स्थान 25वें अध्याय में जो बताया गया है, तो ये कहीं ना कहीं उसी के अनुसार बहुत सारी और भी चीज, जैसे आप प्रजास्थापन महाकषाय देख लिए, ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, यानी ऐन्द्री और ब्राह्मी दोनों ही बहुत अच्छे मेद्य रसायन है। तो कहीं ना कहीं मन की प्रसन्नता बहुत ज्यादा कारणभूत रहती है। और अगर उसको अदर वर्ड्स में कहे तो विषादो रोग वर्धना नाम, यानी अविषादो स्वास्थ्य कराणाम, है ना। तो उस हिसाब से भी मन की प्रसन्नता, कोई भी रोग मानी इनफर्टिलिटी के लिए भी अविषाद स्टेट में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अविषाद वाली अवस्था, और खासकर ये दो अवस्था है कि जैसे हमें पता तो है ही कि सौमनस्य गर्भधारणा नाम, मगर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते समय प्रत्येक पेशेंट उसका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, कितनी एजुकेशन ली, कई बार डिग्री से कुछ नहीं बनता है ना, मगर व्यक्ति कुछ सामान्य बातों के लिए ही बड़ी रिजिड है ना। तो ऐसे मैंने देखा अपने उसमें कि भी उस बात को जब हम क्लिनिकली लागू करते हैं या अप्लाइड फॉर्म में लाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा उसमें विविधता की जरूरत पड़ती है। तो ये सौमनस्य गर्भधारणा नाम वाला विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम उसका अप्लाइड फॉर्म में भी उसमें बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम सभी जानते हैं, संक्षिप्त क्रिया योगो निदान से परिवर्जनम, तो निदान परिवर्जन और परिवर्जन, निदान परिवर्जन और प्रकृति विघात वाला जो पॉइंट है, तो वो दी बेस्ट है अप्लाइड फॉर्म फॉर द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द इनफर्टिलिटी। तो वहां भी हम उसका करेंगे। तो ये छोटा सा एक रूपरेखा है जिसको मैं जल्दी से आपके सामने रखना चाहूंगी, जिसमें से सबसे पहला है रजस्वलाचर्या। रजस्वलाचर्या, रज जब निर्गमन होता है, एक्सक्रीट होता है, उस समय किया जाने वाला व्यवहार, यानी चर्या मानी लाइफस्टाइल, और उसके अनुसार हम क्या क्या उसमें बदलाव करें और उससे हमें क्या क्या फायदा रहता है। तो उस बात विषय को यहाँ कहा है। जैसे आचार्य चरक ने तो उसमें कुछ आहार संबंधी कहा नहीं है, हम सभी समझते हैं कि उसमें 3 पॉइंट बताए हैं, आहार, विहार और मानसिक भाव। तो यहाँ विहार के रूप में जो बताया है कि अंजन नहीं करना, दौड़ नहीं लगाना, जोर से नहीं बोलना, स्नान नहीं करना, है ना, ऐसे बहुत सारी बातें बताई है। तो मैंने वो क्लिनिकली उपयोग में नहीं ली है, क्योंकि आज लड़की यानी महिला बालिका कई रिसेप्शनिस्ट पे है, ब्लैक कमांडो भी है, बहुत अच्छी सर्जन भी है, लीडिंग एडवोकेट भी है ना। तो हम उसको कैसे कह दे कि भाई कुछ नहीं करना, 3 दिन घर पे बैठना है। तो व्यवहार जो वर्तमान समय में हमारे सारे सुचारू रूप से हमारे कामकाज होते रहे, मगर उसमें अतिशयोक्ति न हो, उसी दिनों में बहुत ज्यादा हैवी वर्क न हो, उतना मैं उनको बताती हूँ। मगर उसमें उनके कामों से परहेज मैंने नहीं बताया है। तो मैं सिर्फ अभी आपको आहार संबंधी बात ही बता रही हूँ इसमें। तो जिसमें चरक ने क्या खाना ये विषय नहीं बताया, मगर सुश्रुत ने बताया है, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, भोजिनिम हविष्यम, यानी भविष्य को खाए, भविष्य खाने वाली हो महिला। और भविष्य के ऊपर डल्हन ने निबंध संग्रह में टीका लिखते हुए लिखा है, सघृत शाल्योदनादि क्षीर संस्कृतम यवान्नम इति एके, है ना, यानी भविष्य शब्द से घी के साथ शाली चावल और दूध में पकाए हुए यव मानी बार्ली को लेना चाहिए। इति एके मानी तत्कालीन समाज में कोई एक चिकित्सा संप्रदाय है, वो ये भी देता है और ये भी बड़ा यूजफुल है। क्या? क्षीर संस्कृतम यवान्नम, यानी जौ के दलिए की खीर और घी के साथ साली चावल। तो ये 4 चीज हमारे पास हो जाती है कि घी, शाली चावल, दूध और यवान्न। तो यहाँ हम पेशेंट को अप्लाइड फॉर्म में कैसे बताएं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में दूसरी जगह रजस्वलाचर्या शब्द लिखने के बाद मेंस्ट्रुअल हाइजीन, नियमित समय पे मेंस्ट्रुअल पैड बदलना और उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उसका ध्यान रखना, और उसमें
ये भोजन संबंधी किसी बात को उन्होंने वहां डिस्कस नहीं किया है कि क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, है ना, वो कोई भी बात वो लोग नहीं बता रहे हैं। बस मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड और डिस्पोज ऑफ द पैड, है ना, वो कैसे करना है जिससे आगे पर्यावरण को भी ठीक रहे और दूसरे जो इस पृथ्वी के पे ऊपर प्राणी रहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ आप सबसे एक वो बताना चाहूंगी कि हमारे प्राचीन महर्षियों ने रजस्वलाचर्या शब्द के ऊपर एक अवस्था के ऊपर कितना डिटेल में पढ़ा है, कितना डिटेल में बढ़ाया है, रिसर्च किया है, और वो हम इसके ऊपर से जान सकते हैं। तो इसमें बताने की परंपरा कैसे, मैंने शुरुआत में जब ये 22-23 साल पहले जब बताना शुरू किया इसको, तो पेशेंट क्या करती थी, सब्जी रोटी ये सब खाने के बाद फिर घी बुरा चावल, दूध चावल ऐसे खाती थी। तो फिर इसलिए मैंने उसमें एक पैटर्न अपनाई, वो आपको भी अच्छी लगे आप अपना सकते हो, या आपको मुझसे भी अच्छी कोई समझ में आए तो वो भी अपना सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोलना है कि सामान्य खान पान को छोड़कर पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक ये खाना खाना है जो मैं अभी बताऊंगी। तो पेशेंट्स बिल्कुल अलर्ट होके सुनती है, और ऐसे कि भाई यूं गलती नहीं होती, वरना कई बार पेशेंट ऐसा उनका बिहेवियर रहता है कि भाई मैं तो बिल्कुल सही समझी थी, आपने ठीक नहीं बताया है ना। तो इसलिए सामान्य खान पान को छोड़कर रजस्वलाचर्या में बताया गया ये खान पान आपको खाना है। क्या खाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 4 चीज है, मगर इसको जब अगर हम सिंपल से वे में बताते हैं ना तो पेशेंट को बड़ा स्ट्रेस आता है कि अच्छा बस इतना ही खाना है, फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। अच्छा नमकीन चावल खा ले क्या, अच्छा थोड़ी सब्जी नहीं ले सकते, अच्छा वो मूंग की दाल, अच्छा वो भी नहीं ले सकते, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसलिए मैंने उसमें एक पैटर्न अपनाया कि जैसे बहुत जल्दी से डायलॉग डिलीवरी, जैसे गोविंदा स्टाइल, है ना, घी बुरा चावल, दूध चावल, चावल की चौके दलिया की, इनमें से जितने भी ऑप्शन आप फटाफट बोल सके। अगर ऐसे बोले जाते हो तो एक भी पेशेंट फिर से क्वेश्चन नहीं पूछती। हालांकि बनाना उसमें से एक ही चीज है, या घी बुरा चावल, या दूध चावल, या चावल की खीर, या जौ के दलिए की खीर, या जौ की रोटी पे घी लगाकर दूध के साथ, मीठा दूध या फीका दूध, मगर वो बिल्कुल मेंटली सेटिस्फाइड रहती है और उसको कोई स्ट्रेस नहीं आता, है ना। और मीठे फल खाए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि अष्टांग संग्रहकार ये कहते हैं तीक्ष्ण उष्ण अम्ल लवणानि वर्जेत। तो इस तरीके से हम वहां आचार्यों के कही हुई सारी बातों का अनुमोदन करके उसको अप्लाइड फॉर्म में लाके बहुत अच्छी तरीके से रजस्वलाचर्या का फॉलो अप कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है स्तोकम, स्तोकम इति अल्पम, अल्पम मानी जब भी ये रजस्वलाचर्या में इंगित किया हुआ खाना हम खाते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय रजस्वला यानी मेंस्ट्रुएशन डेज के दौरान, तब वो अल्पम स्तोकम है ना, यानी अल्प प्रमाण में खाना है, यानी बहुत भरपेट नहीं खाना है। तो मैं पेशेंट को कहती हूँ कि 3-4 घंटे में फिर भूख लग जाए इतना खाना खाना चाहिए। खासकर जो कामकाजी महिला है वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, घर में जो महिला है उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम रजस्वलाचर्या को इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में बेसिक फॉर्म में अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा, जो आप औषध अपने अपने औषध अपने अपने जैसे इनफर्टिलिटी के रोग के अनुसार अलग अलग, जैसे चाहे पीसीओडी का पेशेंट है, चाहे असिरिक दर है, चाहे मल्टीपल स्मॉल फाइब्रॉइड है, चाहे उसको ओवेरियन सिस्ट है, इंडोमेट्रोसिस है, कुछ भी है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम बेसिक जो बायोलॉजिकल क्लॉक का एक एनवायरनमेंट है शरीर में पॉजिटिव, उसको बहुत अच्छी तरह से हम क्रिएट कर पाते हैं और इसके हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ये छोटा सा उसका जैसे त्रिदोष शामक है, जौ को अगर खाना है, सॉरी रक्तशाली त्रिदोष शामक है और वो कहीं ना कहीं प्रवर है, श्रेष्ठ है सभी प्रकार के चावलों में, और नित्य सेवनीय चरक संहिता सूत्र स्थान के अनुसार बताया है। जौ वृक्ष है, यानी जौ जब भी आपको पेशेंट को, जैसे राजस्थान में मैं हूँ, यहाँ जयपुर में मैक्सिमम लोगों के घर में जौ, जौ का आटा, जौ का दलिया मिल जाता है। उनका पारंपरिक ट्रेडिशन वाला खाना आज भी राजस्थान में कम नहीं हुआ है। तो वृक्ष होने के कारण बहुत बार महिला को खीर बनाने का समय नहीं रहता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई जौ का दलिया चाहे कुकर में या जैसे पानी में सीधा बनाया है तो 2 चम्मच घी जरूर डालें, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि वृक्ष है वो जौ बताया है, तो कहीं ना कहीं अपान वायु के अनुलोमन की बात होती रहे और किसी भी प्रकार का उसमें वायु का वैगुण्य न हो।
इसी तरीके से घी है ना, इसके और दूध के बहुत अच्छे गुण धर्म है, जीवनीय है। तो ये सारा चीज हम वहां उसको क्लिनिकली उपयोग करके कर सकते हैं। दुग्ध और घी तो फिर भी गाय का कहीं ना कहीं मिल जाता है, गाय का दुग्ध मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी जगह नहीं मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि गौ मैया की जय बोलो, और जो भी अपना सरस डेयरी का दूध, अमूल डेयरी का दूध या जो भी अपना लोकल मिलते हैं उसको ही करने से, श्रेष्ठतम भावों को मन में धारण करने मात्र से भी मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा रहना चाहिए। ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम तो हो ही जाता है। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था, चौथे से 10वें दिन तक जो चरक संहिता सारी स्थान 8वें अध्याय जाति सूत्र में बताया कि जौ का सत्तू, शहद और घी असमान मात्रा में दूध में मिलाकर आलोडित करके प्रातः काल उसको पिए, है ना। इसमें जो सबसे बढ़िया मुझे, जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको, सा चेत एवं आशासित, जो प्रथम लाइन है उसमें कि भाई जैसे मुझे याद आता है कि जब 98 के आसपास का समय था, जब रहता था कि भाई अच्छा कौन सा कंप्यूटर असेंबल करवाना है ना। तो उसके लिए हम कहते थे कि अच्छा मदरबोर्ड की तो ये रैम होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए, इसमें इतना हम सारी चीजों को बता देते थे कि हमें ऐसा ऐसा P3 तब जनरेशन चल रही थी 98 में कि भाई उसको हमें करवाना है असेंबल। तो ये कुछ ऐसा ही है, देखिए, सा चेत एवं आशासित, मानी सा वह लेडी, चेत अगर, एवं इस प्रकार से आशासित चाहती है। इट मीन्स कि भाई इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट तो हो ही हो, मगर तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ से सिंपल सा मीनिंग ये है, लड़का हो लड़की हो ऐसा नहीं, मगर श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के लिए, जैसे उसका पहला ही श्लोक चरक सारी स्थान 8 का है कि श्रेष्ठम प्रजाम इच्छन्तो एतो स्त्री पुरुषो, है ना, कि जो श्रेष्ठ संतान चाहते हैं ऐसे स्त्री पुरुष इस विधि का पालन करें। और उसी में ये आके लिख रखा है, यानी बृहंतम अवदातम हर्यक्षम ओजस्विन, है ना। आप देखिए कि इसमें शारीरिक बृहंतम, अवदातम कंप्लेक्शन ऑफ द स्किन, हर्यक्षम मन, यानी हरियम क्षम मानी सिंह के समान पराक्रमी हो। देखो पराक्रम कभी पैसों से नहीं आता, पराक्रम कभी ऐसा नहीं मिलता, मगर पराक्रमी मन होता है। तो सिंह के समान पराक्रमी हो, ओजस्वी हो, सूची और सत्व संपन्न, पवित्र और मन बहुत ज्यादा सबल हो, दृढ़ हो। तो ये सारी जो, यानी शारीरिक और मानसिक सारी, यानी जो जो भी यहाँ हम जो चाहे वो, है ना, ये भी इसी प्रकार से मिलता है। किससे? यवानाम मधु सर्पीभ्याम, यानी जो जौ का सत्तू है उसमें शहद और घी असमान मात्रा में डाल के गाय के दूध के साथ, या जो भी अपने को दूध मिलता है उसको, रजत कांस्य या जो भी पात्र हमारे पास, कांतलो भी बहुत बढ़िया है, उसको पयसा दूध में आलोड्य पीना है, सप्ताहम सततम प्रयच्छेद पानाय, है ना। तो अष्टांग संग्रहकार ने कहा है कि कभी भी सत्तू है वो दांत से चबा कर नहीं खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए। तो वो यहाँ है पानाय प्रयच्छाय, है ना, तो पीने के लिए देना है, उसको चबाना नहीं है। तो सारे गुणों का अनुशीलन अनुकरण करते हुए हम इस उससे श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के लिए, है ना, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, मगर वो श्रेष्ठ हो और इन्हीं गुणों से युक्त हो, ऐसा यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हम शास्त्र को अनुमोदन करते हुए इन चीजों को हम यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको एक बताया था कि बेजल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग, है ना, जिसमें मैं इसी तरीके से एक उस पे टेबल बना के देती हूँ कि डेट, टाइम उठने का टाइम आजकल इतना ज्यादा खराब हो रखा है दिनचर्या में। कभी संडे है तो 10 बजे उठते हैं, सामान्य रूप से 7, साढ़े 7, 8 से पहले लगभग नहीं उठ रहे हैं, और वो भी बच्चे को या घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको कुछ चाय पानी देना है इसलिए, या बच्चे की स्कूल है ना। तो इस तरीके से हमें उठने का समय, टेम्परेचर, यानी सुबह उठते ही डिजिटल थर्मोमीटर से बिना ब्रश किए, बिना चाय पिए, बिना कुल्ला किए, ये सारे शब्द ऐसे ही मरीज को बोलने पड़ते हैं, और तुमने ये डिजिटल टेम्परेचर थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेना है। और सिम्टम्स मानी सुबह के समय जब वो उठती है तब क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, उठने का मन नहीं होता, आलस आती है, ऐसा लगता है कि और सोना है, ऐसा लगता है कि जल्दी से सुबह हो गई, है ना। तो ऐसे कुछ लक्षणों का जब उनको ऐसे बताते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या,
अगर होता है तो ये सिम्टम्स वाले कॉलम में आपने उसको नोट डाउन करना है, जिससे हम आप सभी चिकित्सक है, आप सभी जानते हैं कि इसका हम क्लिनिकली उपयोग करते हैं अजीर्ण को जानने के लिए, है ना, कि जीर्णाजीर्ण अवेक्षण, यानी सुबह जब उठते हैं तब सबसे पहले हमें अजीर्ण कितना है या नहीं है ना, तो उसके अनुसार हम दिनचर्या में बदलाव, भोजन के जो हमारी पैटर्न है उसमें बदलाव, या हमारा मानसिक व्यापार ही ठीक नहीं है। जैसे हम सभी चिकित्सक है, हम जानते हैं चिंता भय क्रोध शोक दुख या प्रजाग्रही मात्रा भी अभ्यवदम पथ्यम च न जीरति, ऐसे पेशेंट्स आज ओपीडी में बहुत आ रहे हैं, है ना, कि भाई मात्रा से भी खा रहे, पथ्य भी खा रहे, उसके बावजूद भी हमें खट्टी डकार आती है, पेट भरा भरा सा लगता है, सुबह खाओ तो शाम तक खाने का मन ही नहीं करता है। तो आप देखिए कि इतना अजीर्ण और अग्निमंद की अवस्था है, तो इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट पूर्व में की गई है ना, वो कैसे कामयाब हो जाती, जबकि ट्रीटमेंट शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ठीक थी, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मैं उसमें पॉइंट बता रही थी, निदान परिवर्तन प्रकृति विघात के दिनचर्या में प्रातः काल सुबह उठने से लेके शयन काल तक, सोने तक का इस तरीके से मैं एक उसको बना के दे देती हूँ कि इसमें तुम लिखो, है ना। तो वो पहले सबसे पहले 8 बजे से लिखना शुरू करेगी, तो आपने को समर या विंटर के अनुसार पता चल जाएगा कि कितनी लेट से उठ रही है। इसमें ज्यादातर मोबाइल, है ना, टीवी और दूसरे काम, ऐसे वो इस तरीके से हमें रात को सोने तक का पूरा एक बार उसका दिनचर्या का कार्यक्रम है, और उसमें जो जो भी कमियां है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि दिनचर्या अच्छा करने से, क्योंकि वात पित्त कफ 3 स्तंभ है, तो 3 उपस्तंभ है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, है ना। तो आहार की बातें, विहार की बातें बहुत ज्यादा जरूरी है इनफर्टिलिटी के लिए, साइमल्टेनियसली और कोई रोग है उसमें भी, है ना। तो ये यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जितने भी मेरे इनफर्टिलिटी के पेशेंट है इतने साल के, सिर्फ 2 पेशेंट में सेकंड टाइम बच्चा लगने के लिए कोई दवाई लेनी पड़ी, बाकी सभी को सेकंड बेबी अपने आप ही कंसीव हुआ है। तो ये इतनी सारी बढ़िया दिनचर्या है, जो क्योंकि मैं बताती हूँ कि बच्चा लगने के बाद, डिलीवरी होने के बाद भी इसको छोड़ना नहीं है ना। तो इसी हिसाब से ये शरीर के प्राकृतिक काम करने के तरीके को रिस्टोर करती है और उसको अच्छी तरीके से हमें आगे निभाने देती है। तो ये हमें यहाँ इसको फॉलो करना चाहिए। इसके सिवाय जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, षड रसाभ्यासो बल कराना, मैंने इनफर्टिलिटी के पेशेंट में जितने में भी दिनचर्या निदान परिवर्तन किया, बहुत सारों में चूजी व्यक्तित्व रहा कि नहीं, मैं तो हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैंने उड़द की दाल को सामने नहीं देखा कभी, मैं मीठा देखती नहीं हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। यानी जिसने भी करेले की सब्जी या हरड़ का कसेलापन चखा ही नहीं है कभी भी। तो हम सभी जानते हैं कि एक रसाभ्यास दौर्बल्य कराणम, दौर्बल्य कराणम मानी सिर्फ मस्कुलर एबिलिटी कम होती है ऐसा नहीं है, मगर उसमें सारी चीज में यानी नेचुरल एबिलिटी टू कंसीव कम मिलती है ना। और इसका मैं सबसे बड़ा जो अच्छे घर से महिलाएं होती है उसको बताती हूँ। मैंने कहा तुम्हें पता है झुग्गी झोपड़ी में प्रत्येक साल 1.5 साल में एक बच्चा जन्म ले लेता है, एक दंपति के पास हर 1.5-2 साल में एक बच्चा, 1.5 साल में एक बच्चा, है ना। क्यों? अच्छी खाने की व्यवस्था नहीं है, न्यूट्रिटिव वो दूसरी कंडीशन नहीं है, पहनने के लिए इतने अच्छा घर और दूसरी व्यवस्था नहीं है, फिर भी हो जाता है बच्चा। मगर जो पैसे वाले लोग हैं, जहां बायोलॉजिकल क्लॉक को हमने इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया खान पान की, आहार और विहार से, कि नेचुरल एबिलिटी टू कंसीव हमने कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं रख पाए, है ना। तो षड्रसाभ्यास तो बहुत छोटा पॉइंट है, मगर उसको हमें आज महिलाओं को पढ़ना लिखना भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम ये बात कर रहे हैं, तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि षड्रसाभ्यास जीवन के हर उसमें जरूरी है, और इनफर्टिलिटी के लिए तो है ही है। सबसे ज्यादा मुझे दधि प्रयोग मिला निदान परिवर्तन में, है ना, कि लास्ट 15 साल से नियमित रूप से दधि खा रही हूँ सुबह। नहीं मैडम, दधि में तो पता है पूरा हमसे ज्यादा उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती है कि उसमें इतने अच्छे चीजें हैं दधि में। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, अच्छी चीज है, मगर हमारा आयुर्वेद कहता है कि वसंत शरद और ग्रीष्म दधि गर्हितम नहीं खाए। अच्छा, ऐसा भी लिखा है? हमने तो कभी पढ़ा नहीं,
तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम दधी का प्रयोग नियमित रूप से हो रहा है तो उसको वहां बंद करवाए, और खासकर बालिकाओं में, है ना, जो दधी के प्रयोग का जो मुख्य कारण है मॉडर्न साइंस के अनुसार कि भाई इतने इतने इसमें न्यूट्रिएंट्स है, उसको लिया जाना चाहिए, मगर आयुर्वेद वो है अभिसंधि है वो, तो उस पॉइंट को अगर हम सबके सामने रखते हैं तो वहां भी ये बहुत मिर्च मसाले, आचार, चाय, कॉफी, दीवा स्वप्न, और सबसे बड़ी बात है वहां स्वभाव की, कि स्वभाव में मैं महिला को पूछती हूँ, मैंने कहा अच्छा तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हें डांट दिया, कितने दिन तक याद रखोगे, है ना। जो इनफर्टिलिटी की महिलाएं आप अपने उसमें क्लिनिकली उसका प्रयोग करके देखना, वो कहती है ऐसे है ना, अरे मैडम मैं तो भूल नहीं सकती कि गलती नहीं थी और डांट कैसे पड़ गई मेरे को, है ना, मैं उसको भूल नहीं पाती हूँ। और जो ऐसा कहेगी ना, नहीं मेरे को 2-3 दिन बाद है ना ठीक हो जाती हूँ, वो पेशेंट जल्दी कंसीव हो जाएगी। मगर जो ऐसे कहेगी ना कि नहीं 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 मैं बोल पाती हूँ, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं वो तो तभी की तभी लड़ाई कर लेती हूँ या बोल देती हूँ या बता देती हूँ तो ठीक हो जाता है। मगर जो बोल नहीं पाती ना और सह भी नहीं पाती, वहां बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति है। और सेम कि भाई गलती थी, डांट पड़ी, फिर कैसा रहेगा, है ना, कब तक याद रखोगे। तो ये छोटा सा स्वभाव का बात है, मगर मैं ऐसे समझती हूँ कि मानसिक भाव से जो मन की प्रसन्नता, स्वमन से गर्भधारणा नाम है, उस बात से वहां बहुत ज्यादा असर होता है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सा जो मैं आपको सबके सामने को वो रखना चाह रही थी कि जहां चरक स्थान 8 में बताया है कि किस तरीके से रजस्वलाचर्या का 5वां श्लोक है और उसके बाद वाला ये श्लोक है, जैसे इसमें आप देखिए कि एक तो व्यवहार की कंडीशन बताई है कि अपने ही स्थानों पे दोष अवस्थित रहे तो क्या करना, मगर इसके बाद उसी लाइन में आगे जो बताया है, न गर्भम दत्ते, माने गर्भ को धारण नहीं करते हैं, विगुणा प्रजाम जनयति, या विगुण प्रजा का जनन करता है, और इसमें अतिबाला, अतिवृद्धा हम सभी जानते हैं, दीर्घ रोगिणी, मगर ये जो शब्द है ना अन्येन वा विकारेण उपसृष्टा, मुझे इससे बड़ा आकर्षित किया। मैंने कहा यार कितनी गजब की बात लिख रखी है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि हम महिला जो इनफर्टिलिटी के लिए आई है ना, इनफर्टिलिटी की मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ओवुलेशन इंडक्शन आयुर्वेद से करना है तो हम ये देंगे, हाइड्रोसाल्फिंग्स में ये देंगे, उत्तर बस्ती देंगे, पंचकर्म करवाएंगे, ये करवाएंगे, सब कुछ बिल्कुल बरोबर है, मगर अन्येन विकारेण उपसृष्टा, यानी और कोई उसको विकार है, जैसे अम्लपित्त है, आना है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या और कोई भी विकार है, चाहे मन भी कहीं लगा हुआ है कि विकार में कि नहीं नहीं ऐसा होगा तो ठीक नहीं होगा, या उन चीजों का कंसिडरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें खासकर मैं बताना चाहूंगी कि अष्ट प्रकार की आर्तवदुष्टि है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आयुर्वेद ही पॉइंट अगर पूछे जाते हैं, है ना, कि जहां सामान्य रूप से एलोपैथी में इतने पॉइंट्स नहीं है, मगर हमारे आयुर्वेद के अनुसार अन्य विकारण उपसृष्टा वाली बात को अगर हम अप्लाई करते हैं कि श्रेष्ठ संतान हो, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हो, मगर साथ में हम अगर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में निष्पिछिल दाहारती, यानी उसमें कोई भी प्रकार की पिछलता, चिकनाहट ना हो, उसमें कोई बर्निंग सेंसेशन ना हो, और अर्ति मानी पीड़ा ना हो, इसके साथ साथ उसका कलर कैसा हो, है ना, कि शशासुक प्रतिमम या पद्मालक सन्निभम, है ना, ऐसा करके जो बताया। वर्ण में जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट में पूछती हूँ तो वो भी कभी ब्लैकिश, कभी ब्राउन, कभी डस्ट जैसा, कभी माहवारी के पहले या अंतिम दिनों में कलर परिवर्तन है, बीच में नहीं है, ऐसा भी मिलता है, बहुत कष्ट के साथ है ना, तो यानी बहुत दुर्गंधित है ना। एक पेशेंट थी 6 साल से, उसने बहुत सारे चिकित्सकों से ली, मगर मैंने सिर्फ हारित संहिता में बताई हुई दुर्गंधित आर्तवदुष्टि की चिकित्सा की, और वो बिल्कुल ठीक रही है। यानी मैं सब सिंपल सा ये बताना चाहती हूँ कि भाई अन्येन विकारेण उपसृष्टा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका हमें चिकित्सा में अगर हम उपयोग करते हैं अष्ट आर्तवदुष्टि में या अन्य भी और कोई भी है ना, तो वहां हमें बहुत अच्छा उसमें परिणाम मिलेगा। और मैं सबसे अंत में कहना चाहूंगी कि किम किम न साधयति कल्पलते विद्या, यानी आयुर्वेदिक विद्या है 64 विद्या, जो प्राचीन समय में भारत में मशहूर थी, तो जो मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, है ना, यानी
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, यानी हमें आयुर्वेद से सब कुछ मिल सकता है जिसके हकदार आयुर्वेद के स्नातक है ना। तो मैं समझती हूँ कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए मुख्य चिकित्सा के साथ साथ अगर ये बेसिक कुछ प्रोटोकॉल है ना, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगा हो या आपकी जो अपनी प्रैक्टिस में आप जो कुछ कर रहे हो उसी के साथ साथ कुछ आप उसको ऐड ऑन करके भी करना चाहे, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि बेटा सामान्य छोंक लगाना आता है तो वो छोंक लगाने के बाद MDH मसाला डाल दो तो सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है ना। तो उसमें इसी तरीके से कि बेसिक आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल को फॉलो करके फिर हमारे मुख्य बात की अगर हम चिकित्सा में साथ में लेंगे है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए है ना। समाज में कोई सुंदर तभी सुंदर हो सकती है जब लोग अपनी खुशहाली से परे सोचने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ अपने विचार रखने का मौका देने के लिए। विश्व आयुर्वेद परिषद के सारे पदाधिकारियों को मेरा नमन, और निधि जी और नम्रता जी और सार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार सभी के सामने रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, इतने कम समय में इतना इंफॉर्मेटिव और इलॉबरेटिव टॉपिक आपने इतने कम समय में और इतने अच्छे से सभी लोगों को बताया, उसके लिए धन्यवाद मैम, साधुवाद आपका। अब मैं अपने दूसरे लेक्चर पे आगे बढ़ते हुए अपने अगली वक्ता का परिचय देने हेतु प्रोफेसर दीपा मिश्रा मैम का परिचय देने के लिए डॉक्टर अंजना गोस्वामी मैम को आमंत्रित करती हूँ। अंजना मैम। अंजना मैम। मैम अनम्यूट कर लीजिए। या अनम्यूटेड हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। नहीं, मैं डॉक्टर दीपा मिश्रा। मुझे लग रहा है कि अंजना दीदी मेरी सीनियर है और अंजना सक्सेना दीदी है, आई थिंक। अंजना गोस्वामी नहीं है। नहीं नहीं, अंजना सक्सेना मैम ही है दीपा मैम। हाँ हाँ, अंजना गोस्वामी बोला एक्चुअली। अच्छा सॉरी सॉरी, अंजना सक्सेना मैम ही है। हाँ, शी इज माय सीनियर और वो अंजना सक्सेना दीदी है हमारे संपूर्णानंद से। जी 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 जी, अंजना सक्सेना मैम ही है मैम जी। अंजना मैम, मुझे लग रहा है मैम के शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। अंजना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, अंजना मैम। मैम को कॉल करें क्या? हाँ एक बार मैम, नम्रता मैम प्लीज कॉल कर लीजिए मैम को। मैम का उनसे कहिए कि वो अपने हेडफोन हटा के बात करें। हाँ मुझे भी सर ऐसा ही लग रहा है। मैम बात कर रहे हैं नम्रता मैम। अगर जब तक अंजना मैम डॉक्टर दीदी। जी मैम। हाँ वो उनका कोई नेटवर्क इशू चल। तो मैम मैं शशि बेदार मैम भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं शशि बेदार मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डॉक्टर दीपा मिश्रा मैम का
संक्षिप्त में परिचय देते हुए उनका वेलकम कर लें। शशि बदार मैम। हेलो डॉक्टर निधि, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मैम। शशि मैम आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर दीपा मिश्रा जो इस वर्तमान में बीएचयू में प्रोफेसर है, वो मेरी जूनियर है। गुरुकुल से उन्होंने अपनी बीएमएस की है, बीएचयू से एमडी पीएचडी की है। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही लगन से अपना सब कार्य करती है। और वो हम सबकी प्रेरणा स्रोत भी है। बच्चों के लिए वो बहुत कूल रहती है और बहुत प्यार से सिखाती है। तो जो भी आज वो उनका लेक्चर होगा, वो आप सब बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट, उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। केतल मैम ने भी बहुत अच्छा बताया, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जब स्टेशन जा रही हूँ। हेलो मैम आपकी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है शशि मैम आपकी हाँ आवाज? मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है मैम। हाँ हाँ ठीक, मैं जरा, हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर दीपा मिश्रा को इनवाइट करती हूँ कि वो अपना लेक्चर शुरू कर। मैम प्लीज स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे अलाउ कीजिए। जी जी मैम करवाती हूँ। जी मैडम, हो गया आपका। जी हो गया मैम। तो मैम हो गया आपका। जी जी जी। आप जा सकते हैं। Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you for inviting me for this webinar. Thank you, Suresh sir, Mishra sir, Aditya Thakur sir, Namrata madam, and Dr. Nidhi. My screen is visible? हाँ मैडम, विजिबल है। और अगर आप इसको उस स्लाइड शो पे कर लेंगे तो और ज्यादा ठीक रहेगा। Okay. फ्रॉम बिगिनिंग। Yes. हाँ, दिस वन। Yes. जी, हो गया, हो गया। थैंक यू। Okay, sir. Dr. Anjana Saxena और Dr. शशि शर्मा, both are my seniors. और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए थैंक्स। यहाँ पर हम और दीदी अंजना दी, शशि दी, सबने साथ में ड्यूटीज की, तो हम लोग बहुत एक दूसरे से लगाव है सभी को, क्योंकि जब आप मेहनत करते हुए किसी के साथ जुड़े रहते हैं तो लगाव ज्यादा हो जाता है। नाउ आई एम नमस्कार हेतल दबे मैम, थैंक यू फॉर वंडरफुल नॉलेज, थैंक यू मैम। अब एक्चुअली टॉपिक इज सेम, तो मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हालांकि सबका अपना नजरिया होता है और सबका अपना प्रिपरेशन का भी तरीका अलग है, लेकिन जैसा मैम ने कहा कि ऑल इन ऑल सबको ट्रीटमेंट में थोड़ा सा वेरिएशंस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। दिस इज फर्स्ट स्लाइड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, और आयुर्वेद में बताया गया है, मोस्ट ऑफ द आचार्यस टोल्ड दैट फेलियर टू अचीव कंसेप्शन इज इनफर्टिलिटी। और आचार्य हरित ने बताया है कि प्रजा की अप्राप्ति, मतलब जब तक आप को इश्यू नहीं होता है तो वो ही बंधित्व है, अन्यथा अबॉर्शंस को उन्होंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। जैसा हम सब जानते हैं कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक सर्वाइकल, यूट्राइन, ओवेरियन, ट्यूबल, पेरिटोनियल फैक्टर्स आर देयर। और हमारे सभी आचार्यों में से किसी ने अलग से बंधित्व को क्लास नहीं लिखा है, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह ऐसी व्याधियां हैं कि जिनसे बंधित्व हो सकता है। मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, तो किसी के कॉम्प्लिकेशन के रूप में बंधित्व आ ही जाता है, जैसे योनि व्यापद है उसका उपद्रव,
बंध्यत्व बताया है। और हरीत ने जो क्लासिफाई किया है वो ये है, जिसमें उन्होंने 6 प्रकार के बंध्यत्व बताए हैं, जो काकबंध्य, अनपत्य, गर्भस्रावी, ऋतुवत्सा, बलक्षय, अजातरत्सा। और आचार्य चरक ने बंध्या, अप्रजा और स्वप्रजा ऐसे करके भेद किया है, जिसमें बंध्या एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी, अप्रजा is primary infertility and swapraja is secondary infertility. It can be termed as such. बहुत प्राचीन काल में ही मनुस्मृति में भी ये बताया कि ये पूरा क्षेत्र फीमेल से कोरिलेट किया गया, बीज जो है सेमन से कोरिलेट किए गए। और अगर क्षेत्र अच्छा है, फर्टाइल भूमि है, तो उसमें सीड डालेंगे तो वो अंकुरित होंगे। इसी तरीके से आचार्य सुश्रुत ने ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज जैसा सभी को पता है, इसमें इसके कारणों को बताया कि कंसेप्शन, इन सब कारण हैं। जैसे एक बीज, आप जो बीज जो अनुपत बीज है, नॉर्मल बीज है, फर्टाइल बीज है, उसको आप भूमि में डालेंगे और सही समय पर डालेंगे, तभी उससे प्लांट पैदा होगा। अदरवाइज जैसे योनि अगर सुरक्षित नहीं होगी, योनि डिजीज्ड होगी, जो गर्भाशय बताया गया है, तो डिजीज फ्री हेल्दी यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होगा। और जो ऋतुकाल बताया गया है, ऋतु बताई गई है, मतलब फर्टाइल पीरियड, जैसा कि सब जानते हैं ये कफ से गवर्न्ड होता है। और इस टाइम अगर हम वात पित्त आहार लेंगे तो डेफिनेटली ये प्रभावित होगा। जैसे मैडम ने बताया कि किस टाइम हमें कौन सा आहार का सेवन करना चाहिए, उस तरीके से आहार का सेवन करना जरूरी होता है, या आहार विहार दोनों का। अंबु जो बताया है वो हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो रस उससे प्रोड्यूस हो रहा है, वो ही आगे हमारे गर्भ को न्यूट्रिशन दे रहा है, उसमें आप्लावित हो रहा है। तो ग्रोथ ऑफ फीटस के लिए या कहीं शुरू से ही कंसेप्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। और अंबु को हम एक हॉर्मोन्स के लिए तरह भी मान सकते हैं। अगर हार्मोनल इम्बेलेंस होगा बॉडी में, जो आजकल बहुत देखने मिल रहा है पीसीओएस के केसेस में या और भी, तो उस वजह से ये, या हम कहें जो AMH होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो आजकल बहुत अर्ली एज में ही पेशेंट्स का कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा मैडम ने भी बताया है, जिसमें स्ट्रेस बहुत कॉमन है, लेट मैरिजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स हम इसमें ले सकते हैं। बीज अगेन, गैमीट्स जो हैं वो दोनों हेल्दी होने चाहिए, अदरवाइज कंसेप्शन नहीं होगा। तो शुद्ध योनि की इंपॉर्टेंस बताई गई है। प्राकृत बीज होना चाहिए। षड भाव जो रस सत्व मात्रज पितरज आत्मज सत्वज सात्विक भाव हैं, ये भी उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनमें से भी एक भी भाव अगर कमी होगी तो फर्टिलिटी नहीं होगी, कंसेप्शन नहीं होगा। और जैसा सब जानते हैं, सौम्यनेस से गर्भधारणा नाम, हैप्पीनेस इज अल्टीमेट कहना चाहिए फैक्टर है, जो जिसकी आजकल बहुत कमी हो रही है। सब बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, MNCs में काम करते हैं, लेट घर आते हैं या नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो उन्हें वो स्ट्रेस फ्री कपल नहीं रह पाते हैं। तो आचार्य ने उतने समय पहले ही इसको बताया कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। ये भी आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान में सेम चीज ही रिपीट की है। रिपीटेशन का मतलब वो कितनी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि किस तरीके से ऋतु क्षेत्र बीज अंबु ठीक अवस्था में होने चाहिए। जैसा कि मॉडर्न में बताया गया कि बहुत सारे कंजेनाइटल और मैलफॉर्म्ड यूट्रस होता है कई बार, या उसमें ये मैलफॉर्मेशन होता है, जैसे ये एब्सेंट यूट्रस अगर मुलेरियन एजेनेसिस हो रही है, या डिसजेनेसिस होगी तो सेप्टेट यूट्रस हो सकता है, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है यूट्रस में, तो ये सब कारण है, फर्टिलिटी नहीं होगी। तो ये हमारे क्षेत्र को ही इंडिकेट कर रहे हैं। अगर क्षेत्र ही सही नहीं है,
फर्टिलिटी नहीं होगी। इम्प्लांटेशन डिफेक्ट हो रहा है या कोई ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस या ड्यू टू एनी अदर इन्फेक्शन एंडोमेट्रियम प्रभावित है, तो वहां पर फर्टिलिटी इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अगर यूट्राइन साइनिकिया बन गए हैं ड्यू टू एशरमैन सिंड्रोम, तब भी वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा। या थिन एंडो यूट्राइन लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज थिन ड्यू टू अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस, तो भी वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, जिसके केसेस बहुत आते हैं। अभी इवन आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आईवीएफ में वो कृत्रिम फर्टिलाइजेशन तो कर देंगे, लेकिन इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में ही करना है, और वहां पर अगर प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम नहीं मिलेगी प्रॉपरली, उसकी लाइनिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो कई बार आईवीएफ जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो पेशेंट को आयुर्वेदिक उस ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं कि इसका अगर यूट्राइन लाइनिंग ठीक हो जाए, एंडोमेट्रियल लाइनिंग सही हो जाए, तो हम फिर नेक्स्ट साइकिल में आईवीएफ ट्राई करेंगे। ट्यूबल फैक्टर्स आप लोग सब जानते हैं कि ड्यू टू इन्फेक्शन ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, ट्यूबल स्पाज्म हो सकता है, मोटिलिटी एंड उसकी ट्यूब की मोटिलिटी अफेक्टेड हो सकती है, जो एंडोसैल्पिंग्स वहां पर सिलिया होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और मतलब पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन क्या है, वो हुआ क्यों? क्योंकि हमारी अगर जो एडोलेसेंट गर्ल है वो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला है, तो कोई भी इन्फेक्शन, एंड ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन तो सबको हो ही सकता है, बस अपनी इम्यूनिटी ठीक रखनी है। तो अगर हम एडोलेसेंट एज से ही अपनी गर्ल चाइल्ड का ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कई बार हम देखते हैं कि ट्यूबल स्पाज्म की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज फेक आपको देखने को मिलता है। जब हम लोग HSG करते हैं तो ट्यूबल स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से डाई बाहर नहीं जाता, तो ऐसे लगता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज है, लेकिन ये रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं है, ट्यूब्स आर पेटेंट, लेकिन वो सडन ट्यूबल स्पाज्म की वजह से हमें ये इंप्रेशन आता है कि ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कई बार मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्लेम नहीं करना चाहिए, एक बार रूल आउट करना चाहिए कि डेफिनेटली ट्यूबल ब्लॉकेज है या नहीं, उसके बाद अपना उत्तरवस्ती या जो भी आप शोधन चिकित्सा दे रहे हैं उसका ट्रीटमेंट आप करके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सर्वाइकल फैक्टर्स हैं, congenital elongation of cervix, major degree of uterine prolapse, presence of anti-sperm और sperm immobilizing antibodies, ये सारे जो सर्वाइकल रीजन है। और इसमें एक बहुत सिंपल जो हम लोग समझते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस हो जाती है, पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है। जैसा मैम ने बताया कि कई बार हम एक छोटा सा ट्रीटमेंट देकर भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, जैसे मैडम ने दौर्गंध चिकित्सा का बताया। इसी तरीके से कई बार पेशेंट बहुत दिनों से वेजिनाइटिस लेके रहता है, और जब उसका ऋतुकाल आता है उस टाइम भी उसको इन्फेक्शन होता है और वहां पर पीएच चेंज होती है, और कई बार म्यूकस डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो पेशेंट कंसीव तब भी नहीं कर पाता। तो अगर हम छोटे छोटे कॉजेस को भी अगर रूल आउट करते चले तो वी कैन गेट सक्सेस अर्ली। जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन में भी एक होंगे, वेजिनाइटिस हो सकता है, और कुछ और रीजंस हैं जो ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम हो सकता है। पेरिटोनियल फैक्टर्स, जो मैं बात कर रही थी लेट मैरिजेस की, तो जब मैरिजेस लेट होती हैं, और आजकल बहुत सारी गर्ल्स खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और सिटीज में भी फीमेल्स पहले ही इन्वॉल्व हो जाती हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटीज में, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, PID हो जाता है, और बार बार ये इन्फेक्शन होने से उनको एडिशंस भी बन जाते हैं, फिर आगे पता चलता है कि उनको इनफर्टिलिटी हो गई। तो इन सब चीजों को अगर हम प्राइमरली उनको एजुकेट करें, अपनी फीमेल एडोलेसेंट एज से ही उनको एजुकेट करें कि किस तरीके से आपको इनसे बचाव करना है, इन इन्फेक्शन से, तो वो लेटर फेज में इनफर्टिलिटी
बच सकती हैं। दिस इज सेम स्लाइड। कई बार आपके कंसेप्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स मैथुन असहत्व बताया, डिस्पेरियोनिया। कभी कभी जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं उनको आउट ऑफ फियर वो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ही नहीं हो पाता, कांटेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। कभी कभी मैथुन अनिच्छा होती है, तो दीज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। असम्यक मैथुन, इम्प्रॉपर इंटरकोर्स, जिसकी उन्होंने आचार्य ने पोजीशंस भी बताई हैं। कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं कि जिनमें कोइटस सक्सेसफुल नहीं होता, और ऐसा जब हम लोग मॉडर्न में भी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी पोजीशन है जिसमें सीमेन पूल नहीं हो पाता वेजाइना में करेक्टली, जिससे वो सब वो अंदर स्पर्म जो है सेंड नहीं कर पाते। स्रोतोवेद, आचार्य सुश्रुत ने जो बताया स्रोतोवेद के लक्षण, उनमें भी उन्होंने बताया डिस्पेरियोनिया, इनफर्टिलिटी और एमेनोरिया, उन्होंने उसके लक्षण बताए हैं। परिप्लुता योनि व्यापक, जिसको हम जिसमें भी मैथुन असहिष्णुत्व बताया गया है, तो वो है। अंतर्मुखी योनि व्यापक, जिसको हम एकदम एक्यूटली रिट्रोवर्टेड यूट्रस से कंपेयर कर सकते हैं समझने की दृष्टि से, तो वो भी, उसमें भी सीमन पूल होने की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। बहुत सारे योनि व्यापदों का वर्णन है, जिसमें जैसे शंडी योनि व्यापद है, तो इसमें तो ये बंधिया ही, मतलब इसमें तो फर्टिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा भी सूचीमुखी जो बताया नैरो इंट्रोइटस, अंतर्मुखी जैसे मैंने बताया भी रिट्रोवर्टेड यूट्रस, वामनी में अर्ली इम्प्लांटेशन डिफेक्ट, अर्ली अबॉर्शंस हो जाते हैं, पुत्रग्नि बारंबार जो है लॉस ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ये सारे लक्षण बताए गए हैं। जैसा मैडम ने भी बताया कि जिस तरीके से अगर एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, मतलब कि मेंटल फैकल्टी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लेडी से, फियरफुल लेडी से, जो अनविलिंग है, इनसे अगर कोइटस होगा तो भी हमारे आचार्य ने बताया कि इट विल नॉट वर्क। और इसके अलावा अष्टार्थ दृष्टि में भी, आठवां आत्म दृष्टि में बताया कि ओव्यूलेशन नहीं होता, अभी जितना बताया गया है। इसी तरीके से एज फैक्टर्स है, बहुत अर्ली या लेटर एज जो है एल्डरली में इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी नहीं होगी। बीज दृष्टि, आचार्य चरक ने क्रोमोसोमल लेवल तक बात की है, तो उन्होंने बताया है कि बीज भाग और बीज भाग अवयव फीमेल चाइल्ड में अगर वाता एग्रीवेट होगी तो ये बीज भाग और बीज भाग अवयव को दूषित कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्जेनिटल एनोमली हो सकती है, लॉस ऑफ गर्भस्राव हो सकता है। योनि अर्श में भी उन्होंने बताया है कि एमेनोरिया हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, कंसेप्शन नहीं होता। इसी तरह रेवती जाति हारनी का वर्णन है, जो हम समवॉट पीसीओएस से एक बार कोरिलेट कर सकते हैं, जो उन्होंने उसके लक्षण बताए हैं। तो दिस इज एनोवुलेटरी साइकिल। कुछ और रीजंस बताएं जिनमें लोकल कंडीशंस में अर्बुद, अपव्रत या उद्व्रत, फलयोनि, सिस्टमिक डिजीज भी उन्होंने वर्णन किया है, राज्यक्षमा और शोष में इनफर्टिलिटी। फिर मैं बात करूंगी स्ट्रेस की। आज की लेडी का ये सीन है कि उसे सारी जगह वर्क प्लेस, सोशल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। तो ऐसे लेडी को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, प्रेफरेबली ऋतुकाल में, ताकि प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बने, हैप्पी मूड रखना है, सोमनेस से गर्दान आना, और हस्बैंड का पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए। हस्बैंड पार्टिसिपेशन का मेंटल लेवल पर भी चाहिए, और फिजिकली में उसका भी सेमन एनालिसिस, और उसका जो शरीर है फिजिकली वो पूरा फिट होना चाहिए, अलोंग विद नॉर्मल सेमन एनालिसिस, जिसका भी बहुत ड्रॉप देखा गया है आजकल के एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से। और सबसे बड़ी बात, डायबिटीज का जो इतना ज्यादा इंसिडेंस बढ़ा है मेल में, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम आ जाती है।
संप्राप्ति मेरे ख्याल से सभी को है पता वंध्यत्व की क्या है। तो मैं भी अब हाँ ये मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगी कि जैसा मैडम ने बहुत डिटेल में बताया, हेतल मैडम ने भी, कि निदान से सेवन, तो उनका हमें परिवर्जन करना है। तो निदान सेवन से वात विशिएट होती है, जो पित्त और कफ को एजिटेट करके हमारे जो आर्तवृह स्रोत है उनमें दोष को उत्पन्न करती है या खावे गुंडे करती है। मेनली यहाँ पर ओवरीज में खावे गुंडे की बात की गई है। निदान सेवन मंदाग्नि भी करता है, कर सकता है। आप उस तरीके का निदान सेवन करेंगे जिससे आमोत्पत्ति होती है और वो हमारे चैनल्स में अवरोधात्मक दृष्टि उत्पन्न करती है। आम पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है और वो रसवह स्रोत के थ्रू सारे में प्रोपेल करता है। जठराग्नि की मंदता की मांद्य की वजह से धात्वाग्नि मांद्य हो जाता है, और धात्वाग्नि मांद्य तो रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे अष्ट जो हमारा ये आर्तव बताया गया है उसमें भी कमी आ जाती है। तो धात्वाग्नि प्रॉपर रहना बहुत जरूरी है। निदान सेवन और मंदाग्नि मिलके रस और रक्त को दूषित करती है, और रस और रक्त जो है आर्तव के इसके उपधातु कही गई है। अगर ये विषेट होंगे तो आर्तव डेफिनेटली विषेट होगा। धात्वाग्नि मांद्य जो है वो क्षयात्मक इफेक्ट डालता है आर्तव की, मैंने बताया अभी। और विषेटेड अपान वायु और कफ मिलके आवरणात्मक दृष्टि उत्पन्न करते हैं जिससे एनोवुलेटरी साइकिल हो जाती है। विषेटेड वायु और पित्त मिलके क्षयात्मक दृष्टि आर्तव क्षय उत्पन्न करते हैं और साथ जिसकी वजह से एनोवुलेशन भी साथ में होता है। तो हमें क्या करना है इसमें, ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल में है। तो जैसा हमें मैम ने भी बताया कि हमें अपनी जैसे रजस्वला चल रहा है, दिन चल रहा है, ऋतु चल रहा है, इसका तो ख्याल रखना ही रखना है, निदान परिवर्जन करना है। उसके बाद जब भी ट्रीटमेंट की शुरुआत करें तो दीपन पाचन मेडिसिन से करें, क्योंकि हमें पेशेंट की अग्नि देखनी है, बहुत जरूरी है। और हम सीधे डायरेक्ट, जैसा कि मॉडर्न में होता है, डायरेक्ट मेडिसिन दे दी, पेशेंट उसे पचा पा रही है नहीं पचा पा रही है ये ख्याल ही नहीं करते। तो हमें पहले उसकी अग्नि तो इतनी करनी है, क्योंकि हमारे में औषधि ही नहीं देनी, उसका आहार विहार भी उसी टाइप का करना है। ठीक है, तो it improves the digestive fire of body so that food is digested properly and there will be proper absorption and utilization of nutrients, तभी तो बॉडी में जाएगा। आम formed by the imbalance in digestive fire, आम जैसा सबको पता है it clogs the channel, lead to many diseases. Therefore दीपन पाचन आयुर्वेदिक formulation has to be used to avoid indigestion. Eat meals properly, मतलब हमें विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है। टाइमिंग की शेड्यूल का ध्यान, मतलब आपको आहार के टाइम का ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। वातानुलोमन मेडिसिन, क्योंकि अपान वायु रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेंटेनेंस के लिए, तो हमें अपान वायु का करेक्शन रखना है। तो इस तरीके की थेरेपीज और मेडिसिन लेनी है। इसमें शोधन चिकित्सा का भी बहुत महत्व है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। ये कुछ मेडिसिन है जो हमारे आचार्य ने तो बताया है। लहसुन को फीमेल्स में बताया गया है कि वो, और उसमें उसे लहसुन को जो बताया गया है कि नहीं ये सात्विक भोजन नहीं है, बहुत लोगों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन फीमेल्स के लिए इसकी मनाही नहीं। लहसुन को अमृत तुल्य माना है, और अमृत ये जो है मेंस्ट्रुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। इसी तरह शतावरी और शतपुष्पा कल्प का आचार्य काश्यप ने वर्णन किया है, जो स्कैंटी रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में, एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन में, ओवुलेशन नहीं हो रहा हो या फर्टिलिटी हो भी गई तो IUGR है, उसमें बहुत हेल्पफुल है। पिपले आदि योग का वर्णन है जो कि वात के करेक्शन में हेल्प करता है और शोधन भी करता है। रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस में अगर हम बात करें तो ये कुछ मैंने केसेस लिए हैं। रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस में मैंने गर्भपाल रस का प्रयोग बहुत अच्छा देखा है। प्रजास्थापक महाकषाय का, कूष्मांड रसायन, घृत में फलघृत, महाकल्याणक, दाडिमादि, अशोक घृत, क्वाथ में बला, वटांकुर, धानवंतर और विदारी आदि क्वाथ का प्रयोग।
उत्तर बस्ती में काश्मीरी कुटज वात का प्रयोग और फलग्रत का भी प्रयोग बताया गया है। दिस इज प्रजा स्थापक गण। ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स में या एडिशंस में या पीआईडी में इनमें से कुछ मेडिसिन यूज की जा सकती हैं। गुडुची पुनर्नवा गूगल प्रिपरेशन जिसमें जैसे चंद्रप्रभावती पुनर्नवा गूगल का पीआईडी में बहुत अच्छा रोल है। पंचगुण नारायण तेल मसाज बिलो दी नेवल फॉलोड बाय हॉट फर्मेंटेशन, श्वेत अभ्यंग श्वेत करना चाहिए। वस्ती ट्रीटमेंट में धानवंतर ऑयल विद और दशमूल डिकॉक्शन का ऑल्टरनेट डेज में, जैसे हम लोग आस्थापन अनुवासन वस्ती देते हैं। उत्तर बस्ती में अकॉर्डिंग टू केस पंचगव्य घृत, ट्यूबल ब्लॉकेज में क्षार तेल, शहचरादि तेल, कासीसादी तेल प्रयोग अच्छा है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो नष्ट पुष्पांतक रस, पुष्पधन रस, शिवागुलिका, कषाय में सप्तसार, कनाशतवादी, महारासनादि कषाय, महारासनादि कषाय को गर्भकर कहा गया है। असवरिष्ठ कुमारी असव वशुकरिष्ठ दे सकते हैं। विरेचन के लिए सुकुमार एरन तेल, कल्याणक घृत। बस्ती के लिए पलाशादी वस्ती ओव्यूलेशन के केसेस में बहुत अच्छी है। और ये वेट कंट्रोल ओबीज पेशेंट में मस्ट एंड शुड है, क्योंकि वेट कंट्रोल करके आप स्पेशली पीसीओएस के केस में हाफ द बैटल जीत जाते हैं। एंड्रोमेटल थिकनेस बढ़ाने के लिए त्रिव्रत लेह, कल्याणक गुलाम, प्रतिमर्श नस्त धानवंता तेल का शीर बला ऑयल का, लेह में कुमारी लेह, ऊष्मांड रसायन, शतावरी लेह। उत्तर बस्ती के लिए आप शीर बला सहचरादि ऑयल की दे सकते हैं। घृत के लिए कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, फल घृत। आसवरिष्ठ में अश्वगंधा और बलारिष्ठ। बेसिकली आपको वधुर, भृंगणीय, रसायन ऐसी औषधियों का प्रयोग करना है। हार्मोनल बैलेंस के लिए जो आपको पीसीओएस में भी जरूरत पड़ती है, तो आप अश्वगंधा, शतावरी, आमलकी, मधुएष्टि इनके प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं और ये LHFSH को बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल होती है। शोधन चिकित्सा, जैसा मैं कह रही थी कि शोधन चिकित्सा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सारी ये शोधन की चिकित्सा है जिसमें हम लोग वमन विरेचन का तो पंचकर्म स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में ही करते हैं, लेकिन बस्ती और उत्तर बस्ती का प्रयोग, आस्थापन अनुवासन और उत्तर बस्ती का प्रयोग हम लोग अपने आप कर लेते हैं। नस्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेनोरिया के केसेस में नस्य इंपॉर्टेंट है। इवन आर्तोक्षय के केसेस में नस्य इंपॉर्टेंट है। तो आप सिंपल तिल तेल से या शतपुष्पा तेल से इनका नस्य बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और पीसीओएस में भी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि उसमें भी एनोवुलेशन, एमेनोरिया और डिलेड मेंसेस देखा जाता है। स्थानिक चिकित्सा, जिससे मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी कि हमें विजाइनल पीएच का ख्याल रखना है, विजाइनल सिक्रीशंस का ध्यान रखना है, इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, तो उसके बेसिस पर स्थानिक चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पथ्य अपथ्य का विचार करके करना चाहिए। जैसे पेशेंट हो उसको पथ्य अपथ्य जरूर समझाना है, और ये नॉर्मली एक इनफर्टिलिटी केसेस के हमारे आचार्यों ने पथ्य अपथ्य बताए हैं। कुछ योगासन है जिनमें सर्वांगासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, उत्कट कोणासन, तितली आसन, ये सारे आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य नमस्कार इवन वो तो आसनों में श्रेष्ठ है। तो हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करके हम इस शमन और शोधन चिकित्सा तो करते ही हैं, साथ में स्थानिक चिकित्सा कर सकते हैं। और हम न केवल इससे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वरन हम इसमें आईवीएफ के केसेस जिसमें हम अगर ट्रीटमेंट नहीं भी हो रहा, ट्यूबल ब्लॉकेज है ही, वो आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे प्रायर आप 2 दिन साइकिल अपना शमन शोधन चिकित्सा कर सकते हैं। अगर टाइम हो तो मैं कुछ केसेस डिस्कस कर लूं। हेलो,
हेलो। जी हाँ डॉक्टर जी, साहब बोलिए बोलिए। कर दीजिए। अच्छा, हालांकि केसेस काफी केसेस इसमें पुराने हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें से, ये पेशेंट एक मेरी थी, दिल्ली की ये पेशेंट थी। इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल था, लेकिन हाँ ओवरीज इसको एनोवुलेशन हो जाता था अक्सर, और इसके हेमरेजिक सिस्ट था जैसा यूएसजी फाइंडिंग कह रही है, और एचएसजी में भी एक साइड का इसका ट्यूबल ब्लॉकेज था। एक एबॉर्शन की हिस्ट्री थी इसको, लेकिन उसके बाद इसको फर्टिलिटी नहीं हो रही थी, आई थिंक 2.5 ईयर्स से। फिर हमने इसे सुप्रजा चूर्ण दिया, जो मैंने जिसमें सुप्रजा चूर्ण में हमने कपिकच्छु, पुत्रजीवक, शिवलिंग, शतावरी, कमलगट्टा, ये सब इक्वल पार्ट्स में मिला के, और पिपली, सॉरी, पिपली इनका 1/4, और सौंफ इनके डबल, और खांड जो है सौंफ की भी डबल, ये मिला के हमने इसे रेगुलर ओरल इनटेक के लिए मिल्क के साथ दिया। 2018 की बात है। और इसको फिर इसके बाद हमने इसको शोधन चिकित्सा के लिए बुलाया, और जिस तरीके से दीपन पाचन हमने चित्रकादि वटी देखा, और उसके बाद हमने डायरेक्ट इसका बस्ती जैसे पूर्व कर्म करवाते हैं स्नेहन स्वेदन लोकली करवा के, फिर उसके बाद हमने इसे अनुवासन और निरूह पर रखा। धानवंतर ऑयल और दशमूल क्वाथ से हमने इसको ऑल्टरनेट डे बस्ती दी। इसके पश्चात हमने नेक्स्ट इसकी मतलब नवंबर में इसको उत्तर बस्ती दी, क्योंकि इसका एक साइड का ट्यूबल ब्लॉकेज था, तो हमने कहा कि दोनों साइड का अगर ओपन हो जाए तो बेटर रहेगा। तो हमने इसे क्षार तेल और तिल तेल 50-50% मिला के इसकी 4 ml मेडिसिन इजीली जाती थी। और ये नवंबर 2018 में इन दैट साइकिल ओनली वो कंसीव कर गए, और 2019 में उस पे भी हुआ। तो मैंने इसमें 2 साइकिल अनुवासन आस्थापन बस्ती और 3rd साइकिल में उत्तर बस्ती दी थी। फिर ये मेरा सेकेंड केस था, इसको रिकरेंट अबॉर्शन था, तो हमने इसकी पुत्रग्नि योनि व्यापक करके डायग्नोसिस बनाई थी, और इसके हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक थी, लेकिन चूंकि ये बार बार अबॉर्ट कर रही थी, इसलिए इसको हमने एंड शी इज वेरी वरिड, वेरी मच स्ट्रेस्ड, तो हमने इसको, और इसका टॉर्च पॉजिटिव आया था, तो हमने इसको तुलसी 5-6 लीफ इसका बता दिया क्वाथ बनाने को मरीच के साथ, और उसको गिलोय कांड उसमें मिलवाती थी। 3 मंथ तक इसने वो क्वाथ लिया, बहुत जुडिशियसली इसने यूज किया, और सुप्रजा चूर्ण जैसा मैंने बताया था वो भी उसे 5 ग्राम बीडी विद वाटर, मिल्क, वो मिल्क नहीं लेती थी बिल्कुल, और टॉर्शनिल और सुजात उसको मैंने कैप्सूल ऐड किया। टॉर्शनिल में यष्टि मधु, गिलोय, कंटकारी, रासना, मजिष्ठा, पिपली, दंत बीज है, और सुजात में आंवला, अश्वगंधा, कोकरू। और फिर मैंने इसको उत्तर बस्ती की केवल ये दिया था इन द मंथ ऑफ मई। फलग्रित से शुरू में 3 ml, फिर 3.5 ml तक बस्ती गई थी। फिर इसके बाद जून में अगेन, मई के बाद रिपीट किया। और इसको क्योंकि स्ट्रेस थी बहुत, तो मैंने इसको हमेशा इसके मैंने प्रिस्क्रिप्शन में, मैंने पहले भी कई फोरम पे बताया है कि मैं इसके यही स्माइली उसके प्रिस्क्रिप्शन पर बनाती थी, और उसे हर बार कहती थी, वो कहती थी मैं अगर फिर से होंगी तो फिर मैं अबॉर्ट कर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं अबॉर्ट करोगी तुम, इस ट्रीटमेंट, पूरे ट्रीटमेंट के बाद 3 मंथ्स के ट्राई करना कंसेप्शन के लिए। मई जून में देने के बाद, गैप करने के बाद, अगस्त में मैंने इसको फिर दिया। फिर मैंने इसको आस्थापन अनुवासन योग बस्ती दी, दशमूल और धानवंतर से ही, और वो नवंबर 2018 में वो भी कंसीव करके, और अगस्त 2019 में 3D बेबी हुआ। फिर एक ये मेरी 3rd पेशेंट थी, इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी थी, थायराइड की पेशेंट थी ये, इसको ओवेरियन सिस्ट था। तो इसको मैंने शुरू में केवल ओरल ट्रीटमेंट काशनार, अशोकारिष्ट दिया था, ब्लीडिंग थोड़ी सी हैवी होती थी। और उसके बाद अक्टूबर मंथ में उसे लैप्टाडिन, जो जीवंती और काम्बोजी कॉम्बिनेशन है, पुष्पधनवरस, ईव केयर और फलघृत दिया था।
और उसको फर्स्ट मैंने हाइड्रोट्यूबेशन करने के बाद ट्यूबल पेटेंसी देखने के लिए, पेशेंट इज वेरी मच पुअर, वो HSG नहीं करवा सकती थी, तो मुझे वो लगा कि वो पेटेंट है, और उसके बाद मैंने उस उत्तर बस्ती उसको अक्टूबर मंथ में दी थी फलग्रिद से। फिर हमने उसका ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराई, जिसमें हमने देखा कि उसको हेमरेजिक सिस्ट बन गया, ओवुलेशन नहीं हुआ, और एंडोमेट्रियम भी उसकी 2 लेयर्ड ही थी। फिर हमने उसको नेक्स्ट साइकिल में मात्रावस्ती दी धनवंतर तेल से, और इसको वेजिनाइटिस भी थी बहुत ज्यादा, तो उसको भी हमने साथ में ट्रीट किया। नेक्स्ट साइकिल में फिर इसको अगेन 31 mm का हेमरेजिक सिस्ट हुआ, तो एवरी टाइम इसको सिस्ट बन जाता, फॉलिकुलर रप्चर नहीं हो रहा था। फिर हमने इसको शतावरी तैल की उत्तरबत्ती दी दिसंबर मंथ में, और फलग्रिद पिचु धारण करवाया। इसके हस्बैंड ओलिगोस्पर्मिया था, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं था, लेकिन उसको हमने साथ में चंद्रप्रभावती, शिला प्रवंग और लाइकोविन में, क्योंकि वो बहुत अपने उसको वर्क प्लेस स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, तो उसको हमने लगातार इन मेडिसिन पे रखा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को कहा। दिसंबर के ही मंथ में जिस बार हमने शतावरी और फलग्रिद का पिछू धारण कराया था, उस मंथ में ही ये कंसीव कर गए और इसको बेबी हो गया। इसके बाद मैं आपको एक केस एक और न्यू बताती हूँ, क्योंकि जैसा मैडम ने बताया कि हम लोग हर पेशेंट में एक ही प्रोटोकॉल नहीं चला सकते हैं। दिस वन, ये बिल्कुल रिसेंट केस है। इसमें पेशेंट जो था, इसमें देखने में जब वो पेशेंट कंसीव कर गई तब मैंने इसको रेट्रोस्पेक्टिव देखा, तो मैंने देखा कि वो पेशेंट जब आई थी मेरे पास तो बहुत ज्यादा वो किसी प्राइवेट फर्म में काम करती थी और उसका बहुत ओवरलोडेड थी काम से, और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, इसका जबरदस्त स्ट्रेस था उसको। तो यहाँ पर बनारस के भी बहुत अच्छे जाने माने उसे नर्सिंग होम्स में ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन कंसेप्शन नहीं हुआ उसका। मैंने जब रिपोर्ट्स देखी तो उसका FSH और LH लेवल पहले तो नॉर्मल था। इसका सितंबर मंथ में आप देखेंगे इस टेबल में उसका LH-FS रेशियो मोर देन 4 हो गया, और उसको अल्ट्रासाउंड तब नहीं करवाया था। अल्ट्रासाउंड में फिर उसने यहाँ पर एक बड़े नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट लिया, तो उसको अल्ट्रासाउंड में उसने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मैडम ने PCOD का ट्रीटमेंट उसको दिया था। तो जब मैंने उसके प्रिस्क्रिप्शन देखे तो उसके PCOD का ट्रीटमेंट लिखा था, वो ये इंडिकेट भी कर रहा था क्योंकि उसका LH-FSH रेशियो बहुत ज्यादा हाई था, और HSG उसका नॉर्मल था। अल्ट्रासाउंड आप देखेंगे ET उसकी नॉर्मल थी और ओवरीज भी नॉर्मल थी, लेकिन जैसा रोटरडम क्राइटेरिया है PCOS का, तो उसमें इस एंड्रोजन लेवल भी उसका नहीं हुआ था, लेकिन उसको हिरसुट था, और दिस वन LH-FSH रेशियो बहुत ज्यादा था। अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरे पास जितनी रिपोर्ट्स थी मैंने बहुत कम उसके टेस्ट करवाए थे। जब मैंने इसका नवंबर मंथ में ये मेरे पास आई थी तो मैंने इसका LH-FSH रेशियो करवाया था। ट्रीटमेंट इसका सितंबर से स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशंस, और इसका फिर हो गया था लेवल 31.01, मतलब LH-FSH रेशियो 5 उसका आया था नवंबर मंथ में, मोर देन 5, अप्रोक्सीमेटली 5 आया था। TSH इज नॉर्मल, AMH इज ऑल्सो नॉर्मल। अल्ट्रासाउंड में आया था सजेस्टिव ऑफ पॉलीसिस्टिक मोर्फोलॉजी, और इसका इसी साइकिल में मैंने उसका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो 1-2 दिन करके ही उसकी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम ये ऑल्टरनेट डे क्वाइटस के लिए उसको बता दिया और उसका ट्रीटमेंट चालू रखा। हस्बैंड का 55 मिलियन था काउंट, जिसमें से उसके 28% एक्टिवली मोटाइल थे, तो हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट दिया था मैंने। चूंकि मैंने बताया कि दोनों ही वर्किंग थे, तो हस्बैंड को बहुत ज्यादा लिक्विड या ऐसे कोई क्वाथ वगैरह नहीं ले सकते थे ये लोग, तो इनको कोशिश की मैंने कि टैबलेट और इस फॉर्म में दवाई देने के लिए। हस्बैंड को तो एडिजोआ पे रखा सितंबर से लेके नवंबर तक, तो फिर
दिसंबर में मैंने इसे ट्रीटमेंट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, पौंच पाक जोड़ दिया, और वाइफ को लैप्टाडिन, फलग्रत, ओवाब्लेस और ईव केयर दिया था, क्योंकि मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाए थे, उसको इन्वेस्टिगेशन करवा के आने को कहा था। जब ये नवंबर में इन्वेस्टिगेशन लेकर आए थे, जिसमें LHF रेशियो बहुत हाई था, तो उसमें मैंने और उसको एमेनोरिया रहता था। इस ट्रीटमेंट के बाद सितंबर में उसे एक बार मेंसेस आया, 9 नवंबर को उसको मेंसेस आया, तब वो मेरे पास आई इन्वेस्टिगेशन लेके, उसे डे 2 पे अल्ट्रासाउंड करा के। कैप्सूल शतावरी मैंने उसे ऐड किया, शतपुष्पा 5 ग्राम HS विद मिल्क, पुष्पधन रस 1 BD, और एलोज कंपाउंड जिसमें एलोवेरा एलोज है कुमारी, उसे 1 BD आफ्टर ओव्यूलेशन टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट मेंसेस, एंड साइक्लोओवेरिन एक टैबलेट आती है, वो ट्वाइस अ डे। दिसंबर मंथ में उसको 9-11, इससे पहले वो 3 मंथ से एमेनोरिक थी, कोई उसे हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं दिया। लेप्टाडिन, फलग्रत, ईव केयर देने के बाद उसको मेंसेस आ गया। नवंबर में शतावरी चूर्ण, शतपुष्पा, पुष्पधन दिया। फिर दिसंबर मंथ में उसे अगेन शतावरी चूर्ण, शतपुष्पा 5 ग्राम HS विद मिल्क, क्योंकि हमें पेशेंट के क्योंकि वो वर्किंग है तो उसके टाइमिंग का भी देखना पड़ेगा, वो BD डोज ले पाएगी कि OD डोज ले पाएगी, ये भी देखना पड़ेगा। और मैंने उसको बिल्कुल कहा कि तुम इस वक्त प्रायोरिटी देखो, अगर तुम्हें बेबी की प्रायोरिटी है तो वर्क प्लेस का अपना प्रॉब्लम भूल जाओ, उसको आप इतना पे ध्यान मत दो। और उसके हस्बैंड को बताया कि आप जो है इस बात का ध्यान रखें कि वो ओवर स्ट्रेस ना रहे। उसे हालांकि दोनों एजुकेटेड थे, दोनों को सेफ पीरियड अनसेफ पीरियड पता था, लेकिन उसी टाइम मैंने उन्हें क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करो साथ में, वो समझाया। पुष्पधन रस दिया उसे दिसंबर मंथ में, फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ मेंसेस, दूसरे दिन से शुरू करके 15 दिन तक, मतलब टिल ओव्यूलेशन के टाइम के नजदीक तक पुष्पधन दिया, और उसके बाद उसको एलोज शुरू कर दिया 1 BD आफ्टर ओव्यूलेशन टिल डेट ऑफ नेक्स्ट मेंसेस, अलोंग विद साइक्लोओवेरिन टैबलेट। और वो जनवरी मंथ में, जब उसे 8 दिसंबर को मेंसेस आया था, उसको 8 जनवरी को जब नहीं मेंसेस आया तो 13 जनवरी को UPT पॉजिटिव लेके मेरे पास आई। तो मैंने इसमें कोई उसको शोधन चिकित्सा नहीं की, उसकी ट्यूबल पेटेंसी थी, उसको बस वो कम से कम उसको डॉक्टर ने 7-8 तरीके की मेडिसिन लिख रखी थी, हार्मोनल टैबलेट्स लिख रखी थी, जिनको लेके वो इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती थी। उसको बोल दिया था कि अब तो तुम जो है मुश्किल है कंसेप्शन, तुम्हें IVF करवाना पड़ेगा। उसको पॉजिटिव मैंने जो उसको पैदा किया कि नहीं, तुम कंसीव कर सकती हो जब तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक है, बस एक ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, और वो केवल ओरल ट्रीटमेंट से कंसीव कर गई। दैट्स ऑल। 2-3 केस और है, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब ठीक है, अभी इतना। मैम डिस्कस कर दीजिए उसको भी। अच्छा, ओके। हाँ, दिस इज हाँ अगेन अ केस। ये पेशेंट जो है, ये हाउसवाइफ थी। इसके अल्ट्रासाउंड में 24 जून 2021 में PCOS, आवृतवात आर्तव दृष्टि जिसे हम कह सकते हैं, वो डायग्नोस हुआ था। फॉलिक फिर जब हमने अगस्त 2021 में उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो स्टिल देयर इज ओव्यूलेशन बट कंसेप्शन नहीं हुआ। फिर इसको अगस्त के बाद सितंबर में मेंसेस नहीं आए, अक्टूबर में स्पॉन्टेनियसली मतलब विदाउट एनी हार्मोनल ट्रीटमेंट उसको मेंसेस हो गया। उसकी ये थोड़ी हिस्ट्री थी कि वो उसका एडिजिनोलाइसिस हुई थी, एडिशंस थे क्योंकि, और AMH उसका 4.4 था, ठीक था। जनवरी में उसको फिर मेंसेस नहीं हुआ तो उसको मैंने ये UPT उसका नेगेटिव आया। फिर लेटर बिल्कुल 26 जनवरी को उसको बहुत स्पैंटी मेंसेस हुआ। उसने क्लोमिफेन साइट्रेट, जैसा कि उसके पहले से जिस डॉक्टर ने बताया होगा, उसने वो ले ली थी, लेकिन क्लोमिफेन से भी कोई एग मैच्योरेशन नहीं हो रहा था उसको।
जनवरी के बाद फैब में वो जब आई थी तो उसको ईव केयर फोर्ट, पुष्पधनवरस, शतावरी, अश्वगंधा चूर्ण विद मिल्क ये दिया। और यूपीटी उसका वीकली पॉजिटिव आया था। उसने 3 बार किया, क्योंकि पेशेंट जब इनफर्टिलिटी के होते हैं तो बार बार करके देखते हैं। और लेकिन उसके बाद उसको वो 3-4 बार जितनी बार किया उसके बाद उसका नेगेटिव आ गया, मतलब यूपीटी भी नेगेटिव आ गया उसका। और उसको मार्च में बहुत मिनिमल डिस्चार्जेस हुए, मिनिमल मेंसेस आया। 28 मार्च को मेंसेस आया। फिर उसने टैबलेट क्लोमिफिन, क्योंकि ये पेशेंट 2 जगह से ट्रीटमेंट ले रही थी, जहां उसके पास था जो डॉक्टर, और एक मेरे से आके ट्रीटमेंट लेती थी। तो वो फिर मेरे पास टैबलेट इरेगुलर ट्रीटमेंट में थी, टैबलेट क्लोमिफिन साइट्रेट 100 mg इस बार लेकर आई थी। और क्योंकि उसे ओवुलेशन नहीं हो रहा था, और इंजेक्शन ह्यूमॉक उसने लिया था, ह्यूमन मेनोपॉजल जो गोनेडोट्रोफिन होता है वो लेकर आई थी। तब मैंने उसको लैप्टाडिन और शतावरी ऐड कर दिया। शतावरी 2 कैप्सूल्स मॉर्निंग में और 2 कैप्सूल अश्वगंधा के रात को। पेशेंट कॉम्पेटेबिलिटी देखते हैं, वो नहीं खा पाती थी पाउडर फॉर्म में। कोई मैच्योरेशन, एग मैच्योरेशन नहीं हुआ। फिर उसने वेट गेन हो गया था उसका, तो मैंने उसे कुछ योग और पथ्य अपथ्य आहार एडवाइस किए। ड्यूरिंग मेंसेस हिंगू और अजवाइन इनटेक उसको बताया। लाइट नॉन रेजिडुअल, जैसा मैम ने बताया कि हम लोग वहां जौ खाते हैं, फैट रिड्यूसिंग वन, जैसा कि रजस्वला चर्या में बताया भी है, कोष्ठशोधन कशनम, ऐसी डाइट उसको प्रिस्क्राइब की। भुजंग आसन, तितली आसन, प्राणायाम उसके बैली फैट को कम करने के लिए, और इससे पेशेंट ने वो जुडिशियसली फॉलो किया। अप्रैल में उसे मेंसेस नहीं आया, मई में भी नहीं आया, और उसको काफी एक्ने आ गए। जब उसको 2 महीने नहीं आए तो वो अपने डॉक्टर से नॉरेथिस्टेरोन की टैबलेट लेकर आई, और उसको 26 मई को तक भी उसको कोई विड्रॉल नहीं हुआ। मतलब अप्रैल मई के बाद उसे 26 मई तक कोई विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हुई, डिस्पाइट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर मैंने उसको केवल दशमूल और कुमारी असफ 20 ml ईच विद वाटर एडवाइस किया, और उसको जून में मेंसेस आ गए। इसके बाद उसने एम्टूटोन, फॉलिक एसिड उसको जुलाई अगस्त में उसने कंटिन्यू रखा। सीमेन एनालिसिस में उसके प्रॉब्लम थी, तो उसका 34 मिलियन था हस्बैंड का, तो शुंठी, सालम पंजा, गोरखमुंडी और मिश्री, ये उसको ट्वाइस अ डे विद मिल्क पेशेंट ने लिया। 6 सितंबर को उसको मेंसेस आया, और इन दैट साइकिल ओनली शी कंसीव्ड। और इसमें क्योंकि एम्टूटोन तो उसने पहले भी बहुत लिया था, लेकिन इसमें ऑल क्रेडिट गोज टू दैट योगासन और उसकी डाइट की वजह से ही ये कंसेप्शन पॉसिबल हो पाया। क्योंकि उसको कितना भी उसने क्लोमिफिन साइट्रेट 100 mg करके देख ली, उसने ह्यूमोग इंजेक्शन लिया, उसे कोई ओवुलेशन होता ही नहीं था। और उसने डाइट और ये कंट्रोल किया, अपना वेट कंट्रोल किया, तो उसको विद एम्टूटोन ओनली, और हस्बैंड को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया, और उसे केवल एम्टूटोन, फॉलिक एसिड दिया। उससे पहले कुमारी असफ और दशमूला रिश। शी कंसीव्ड, और अब उसका 7 मंथ चल रहा है। दिस इज अनदर केस, बट ये चूंकि ये भी पुत्रग्नि योनि व्यापत का केस है। ये पेशेंट का बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है। एक इसका 2-3-4 एबॉर्शंस थे, एक उसका बेबी स्टिल बर्थ था। केस ऑफ बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। लेकिन वो मेरे पास स्पॉन्टेनियसली कंसीव होकर आई थी, इसलिए बस ये केस मैंने इसलिए रखा हुआ है कि इतने सारे अबॉर्शंस होने के बाद और स्टिल बर्थ होने के बाद टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट थी। ये टॉर्च पॉजिटिव नहीं थी, टॉर्च नेगेटिव थी, कोई इसके प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको फीवर हुआ, हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे रखा, टॉर्शनिल सुजात कैप्सूल पे रखा उसको, और नंबर ऑफ उसके टेस्ट आप देख रहे हैं। उसको यूरिन यूटीआई,
उसका स्क्रब टाइफस टेस्ट हुआ, उसको सीआरपी टेस्ट हुआ, क्योंकि उसको फीवर की हिस्ट्री रह रही थी। तो चूंकि बीएचयू में हम लोग ने रेफरल लिया मॉडर्न साइट से, तो उन्होंने इतने सारे टेस्ट कराए, लेकिन साथ में हमने उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेप्टाडिन पर, फॉलिक एसिड, वोमिटैब, गर्भपाल रस पे रखा। सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने धात्री लौ, प्रवाल भस्म, फॉलिक एसिड, मधुष्टि चूर्ण, आंवला की चूर्ण पर रखा। लूज मोशन होने की वजह से हमने उसे कुटज घनवटी और कुटज बिल्व पानक दिया था। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने उसे संशमनी वटी, टॉर्शनिल, ब्राह्मी वटी पे रखा। और ये मतलब इसके अलावा आयरन और कैल्शियम के अलावा इस पर रखा हमने। और वो डिस्पाइट दैट मच फीवर, जैसे 104, 103 फीवर रहता था, और इतने सारे उसके टेस्ट हुए, उसने ओफ्लॉक्स, ओजेड, ये सारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाया, लेकिन डिस्पाइट दैट, और उसका टॉर्च पॉजिटिव भी हो गया था बीच में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसीलिए हमें टॉर्चनिल ऐड करनी पड़ी। और उसके बाद पेशेंट ने 1.975 kg का 34-35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे सिजेरियन से उसका, क्योंकि उसका प्रीवियस सीजर ही था, तो उसको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो गया था, तो हमें उसे सिजेरियन करके ये 2 kg का अराउंड बेबी डिलीवर हुआ। लेकिन वो ग्रो मतलब उसकी माइलस्टोन्स ठीक है, उसकी ग्रोथ ठीक है, उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो आफ्टर 6 अबॉर्शंस और 6 लॉसेस उसको एक बेबी ये मिला। तो बस यही बताना चाहती हूँ, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, औषध तो है ही, लेकिन जितना उन्होंने इम्पोर्टेंस आहार विहार को भी दिए है, वो भी ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें पेशेंट का माइंड भी रीड करना चाहिए, उसकी मेंटल फैकल्टी को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें एक कॉम्पेटेबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि पेशेंट क्या ले सकती है, क्या नहीं ले सकती। उसको जैसा बताया गया है कि वो जैसे दोहद है, वो अपनी संभावनाएं तो व्यक्त करेगी, वो अपनी इच्छाएं तो व्यक्त करेगी, लेकिन अगर वो अहितकारी है तो उसे हमें कम थोड़ा हितकारी बना के उसके लिए उसे देना चाहिए। तो इसी तरीके से हमको अगर मेडिसिन भी पेशेंट नहीं ले पा रही है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम मेडिसिन अंदर तो जाए, उसकी फॉर्म चेंज करके, उसकी टाइमिंग चेंज करके हमें उसे देने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नम्रता, थैंक यू डॉक्टर निधि, और वीएपी की पूरी टीम को मेरा थैंक्स कि मुझे कुछ अपने विचार रखने का मौका दिया। हालांकि मैं उतना पता नहीं मैं न्याय कर पाई हूँ कि नहीं, लेकिन मेरी नहीं कोशिश। मैम, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था मैडम। इतने कम समय में इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है आज, और क्या चाहिए मैम। बहुत ही अच्छा लेक्चर था मैम आपका। थैंक यू मैम फॉर सच अ वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर। और अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो होता है हमारा किसी भी लेक्चर के बाद, उसको ओपन कर रही हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो आप अपना कमेंट में हैंड रेज करिए, और प्लीज फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे दवे मैम से हो, चाहे दीपा मैम से हो। नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि लेक्चर बहुत ही क्लियर था। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो लेक्चर का, नो क्वेश्चन का ये भी मतलब होता है कि टाइम ज्यादा हो गया। विमेन डे अब हम तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना मैम। नहीं, पॉजिटिव तो मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए भोजन बनाना भी होगा। जी मैम, जी मैम। एनी क्वेश्चंस प्लीज? मेरे बहुत